योगी आदित्यनाथ जी महाराज को 10 में से 10 नंबर जाता है या 10 में से लोग 11 नंबर भी दे सकते हैं, उसका कारण भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बस 56। आज हमारे बीच डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व काशी प्रांत उपाध्यक्ष, फूलपुर लोकसभा संचालन समिति के सदस्य और ब्राह्मण समाज उत्थान सेवा संस्था BSUSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिना देरी किए बात करते हैं श्याम प्रकाश द्विवेदी जी से। के चुनाव में जो तैयारियां चल रही है और इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव ही चुनाव के मूड में बनी रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि संगठन पे विश्वास करती है, अपने लोगों पे विश्वास करती है और बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को खड़ी करती है। बूथ 20 यूथ की जो बातें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं बताना चाहता हूं, अदर पार्टियां जब चुनाव आती है तो जातिगत, धर्मगत किसी भी तरह का अफवाहें उठा करके भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है। अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं नितिन नवीन जी, ये लखनऊ दौरा हुआ है। जी, क्या ये देखा जाए ये संदर्भ वही है 2027 के चुनाव को लेकर के? पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई अगर बनना है, प्रदेश अध्यक्ष कोई बनना है, तो उनके परिवार का होगा, उनके रिश्तेदार का होगा, उनके घर का होगा। नितिन नवीन के बारे में आप पता करिए तो वो बिहार से आते हैं, बहुत छोटे कार्यकर्ता है और एक छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, प्रयागराज के मेयर आप देख लीजिए, गणेश केसरवानी कल तक क्या थे, आज प्रयागराज के इकलौते सदस्य हैं, यानी प्रयाग के मेयर हैं। प्रयागराज के केशव प्रसाद मौर्य एक कार्यकर्ता होते हुए आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शोभाबाई थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, अदर पार्टी में नहीं संभव। इस सरकार में बहुत सारी आलोचनाएं देखी जा रही है, तो क्या ये आलोचनाओं को आप किस तरह से लेते हैं? आपकी सरकार किस तरह से लेती है? देखिए, आलोचना विकास की ओर आपको अग्रसर करती है। सदैव आप जानते हैं कि जो विपक्ष का जो काम है, उसका काम है आलोचना करना। आलोचना वो करेंगे। अयोध्या में अगर आपको एयरपोर्ट आ जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाए तो उसका विरोध करेंगे। अगर प्रयागराज में एयरपोर्ट आ जाएगा तो उसका विरोध करेंगे। ये गडकरी जी के द्वारा आप पूरे देश में इतने कनेक्टिव जो रोडें बन रही हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से जोड़ रहे हैं, उसका विरोध करेंगे। कहने का तात्पर्य है, जो सपा बसपा या अदर जो पार्टियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ विकास का विरोध करती हो, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करते। नितिन गडकरी जी का अभी जो E20 फ्यूल से रिलेटेड जो समस्याएं पैदा हो रही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कच्चे तेल का आयात कम से कम हो, जिससे हम सरकारी मुद्रा को बचा सकें, भारत में बचा सकें, क्योंकि आप विदेशों में आप देख रहे हैं जो लड़ाइयाँ हो रही हैं इसी अनुपात में। और रही बात, दूसरी बात कि अगर एथेनॉल लाने से पहले इन्होंने एरा से और बहुत से चीज़ों से इन्होंने अप्रूव कराया, और अगर कोई दिक्कत आती है तो वही गाड़ियों में आएंगी जो गाड़ियां पहले से, यानी कह सकता हूं जो पुराने सालों में खरीदी गई होंगी, और आने वाले समय में वो गाड़ियां उसी अनुरूप आएंगी। विपक्ष पार्टियों का कहना है कि युवाओं के पास तो डिग्री है जी, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। आप इस आलोचना को कैसे लेते हैं और क्या इसके बारे में बताना चाहें? देखिए, मैं आपको, कोई भी प्रदेश हो या कोई भी देश हो, जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने से महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। डिपेंड करता है कि रेशियो, तो रेशियो आपको बता दूं, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार में 8 से 10% की आपकी जो महंगाई वृद्धि होती है, और जबकि अभी उसके 2014 से अभी तक का 4 से 8% की वृद्धि होती है। तो मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई कम हुई है और अदर सरकारों में महंगाई ज्यादा थी। लेकिन जब जनसंख्या विस्फोट होगा
तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी, उस पर सरकार चिंतित है। जनसंख्या नियंत्रण की बात कह रहे हैं जी। तो क्या इसके जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कोई योगी सरकार के द्वारा कुछ नीति या फिर कुछ और ऐसा कुछ हो जिससे कंट्रोल किया जाए, या एक समन्वय बैठाया जाए? अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो ये बोल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये है सरकार का पार्ट है कि वो सरकार सबके लिए क्या करने जा रही है। तो मैं तो यही योगी और सरकार या केंद्र सरकार अपनी सरकार से यही कहना चाहूंगा कि सभी को लेके जो भी कानून बनाया जाए, जो भी कानून बजाए जिससे सभी समाज का निर्माण हो, वो आगे बढ़े, ऐसे कानून बनाया जाए जिससे सभी लोग, सभी समाज, सभी जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जैसे स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ आदमी आगे कैसे है उसकी चिंता करता है। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से यही कहना चाहूंगा, यही निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कानून बने जिससे सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है वो हम आगे उसको लेके आगे बढ़े और सभी समाज के सभी वर्गों का विकास हो। अभी आपने बोला सबका साथ सबका विकास, तो हम नीट पेपर की बात कर ले। नीट पेपर लीक हुई, फिर री एग्जाम हुआ जी, और क्या एक अच्छी बात हुई कि री एग्जाम हुआ जी। क्या ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि आगे जितने भी पेपर होंगे वो इस तरह से जो लीक होती है इसकी घटनाएं ना हो? देखिए, ये जो पेपर लीक चाहे वो नीट का हो या किसी भी चीज पेपर का हो, सरकार नहीं करती है। ये सरकार में बैठे हुए ऐसे अधिकारी, मैं कहना चाहता हूं, माननीय योगी जी की सरकार 2 पंचवर्षीय उत्तर प्रदेश में है, माननीय मोदी जी की 3 पंचवर्षीय होने जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं इसके पहले जो भी सरकारें थी, सपा बसपा की सरकारें, उसमें उस माइंड के जो अधिकारी अभी तक वो हमारे सरकार में बैठे हैं, वही कहीं न कहीं हमारे सरकार को बदनाम करने का कार्य करते हैं, क्योंकि सरकार कभी पेपर आउट नहीं कराती, आप भी समझते हो। और दूसरा नंबर, कोई भी सरकार, उस सरकार में अगर कोई घटना होती है तो उस घटना की खुलासा जल्द से जल्द हो, सरकार का कार्य ये है। तो बात है लॉ एंड ऑर्डर की जी। एक पेपर लीक होना एक लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा समस्या है, बड़ा। तो प्रयागराज और हम उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। 2012 में जो सरकार आई अखिलेश की, 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तो ये दोनों सरकार के बीच में लॉ एंड ऑर्डर को आप कितने मार्क्स देंगे? और ये हम जानना चाहेंगे कि क्या इस पर टिप्पणी आप क्या करना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव? देखिए, अगर अपराध और इस पे नंबर देने की बात होगी तो अखिलेश को 0 नंबर जाता है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को 10 में से 10 नंबर जाता है, या 10 में से लोग 11 नंबर भी दे सकते हैं। उसका कारण भी है, अगर आप प्रयागराज से हो तो प्रयागराज में एक नाम चलता था, और उस नाम को अगर आपको जमीन खरीदनी है, अगर आपको मॉल बनाना है, अगर आपको सड़क बनाना है, अगर आपको कुछ भी बनाना है, तो कुछ हिस्सा वहां पे पहुंचाना पड़ता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही, मैं बताना चाहता हूं, विधानसभा के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ पे पूरा उत्तर प्रदेश विश्वास करता है, वो जो कहते हैं सिर्फ वही करते हैं, न आगे और न पीछे कोई बात नहीं करते। तो मैं बताना चाहता हूं, अपराध पे पूरा उत्तर प्रदेश या तो अपराधी उत्तर प्रदेश के बाहर है या तो जेल में है। अखिलेश यादव जो है वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है मेरे सपने में आए जी, आपने सुना होगा जी। लेकिन जब भी कृष्ण जन्मभूमि की उत्थान की बात आता है तब वो मौन साध लेते हैं। क्या इसके बारे में कहेंगे? देखिए, आप भी जानते हो कि जो सपना देखता है, सपना सपना ही होता है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता सपना नहीं देखता है, धरातल पे कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस तरह से दिनों रात उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिस तरह से देश के उत्थान के लिए, देश के किस तरह आगे बढ़े उसके लिए दिनों रात कार्य कर रहे हैं, वो सपने नहीं देख रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, चाहे वो काशी का कॉरिडोर हो महादेव का, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, अब तीसरा नंबर है
वृंदावन यानी मथुरा का है, कृष्ण भगवान का। तो मैं कहना चाहता हूं अखिलेश को सद्बुद्धि कृष्ण भगवान जी दें कि उनको फिर से सपने में कृष्ण भगवान आए। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे कहे भी हैं कि अगर अखिलेश को कुछ बोलना है तो मथुरा पे बोल लें। और क्यों कि तीसरा अब अगला नंबर मथुरा का ही है, और मथुरा का विकास हो, मथुरा के प्रांगण का विकास हो। जब ये विकास होगा तब फिर अखिलेश जी कहेंगे कि हमारे सोते समय कृष्ण भगवान फिर आए थे। चलिए, भगवान पे बात हो रही तो राम एक बहुत गंभीर समस्या ये कह सकते हैं, श्रद्धालुओं के बीच में एक असंतोष सा पैदा हुआ है। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है जी, इसके बारे में आप क्या बताएंगे और आपकी सरकार की क्या राय और क्या स्पष्ट नीति इसके? देखिए, हमारे सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है कि अगर कोई हमारे सरकार का बीच का कोई भी या साथ का कोई भी अपराधी है तो बख्शा नहीं जाएगा। रही बात, आप अयोध्या मंदिर की बात बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का श्रद्धा का विषय है और सम्मान का विषय है वो अयोध्या मंदिर। और देश को 500 साल बाद प्रदेश में यानी अवध प्रांत में हमारे राम दरबार भव्य राम मंदिर के रूप में बैठा। जब वही मंदिर बन रहे थे तो आप अखिलेश को या XYZ जो अपोजिशन के लोग हैं वो आज तक तो राम का दर्शन नहीं किए और राम के बारे में गलत टिप्पणी करते थे। अगर मंदिर में कोई छोटी सी चोरी हो गई, कोई सी गड़बड़ी हो गई तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि SIT जांच है और SIT में ऐसे लोग जो अगर कोई फंसता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। 15 दिन का समय लिया गया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव है, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी हमेशा धर्म और समाज को बांट करके चुनाव लड़ती है। क्या इस पे अखिलेश यादव और विपक्ष पार्टियों का आप क्या इस पे जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जब चुनाव आता है तो धर्म और जाति का विकास पे हावी होना इसको जायज मैं मान सकता हूं, क्योंकि वहां पे एक दूसरे का पर्सनल परिचय होता है और जातिगत परिचय के कारण वहां पर ध्रुवीकरण चुनाव के समय हो जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता 2006 से या देश की जनता 2006 से समझ चुकी है। आप 2006 में फुल बहुमत में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी थी, आप उठा लीजिएगा। उसके बाद फुल बहुमत में अखिलेश की सरकार बनी थी 2011-12 में। 2006 और 2007 में मायावती की सरकार बनती, मायावती को सरकार बनाने पे जनता उनको उखाड़ देती है क्योंकि उनको फेल कर देती है, उनको हटा देती है। फिर अखिलेश आते हैं, अखिलेश को भी फेल करके उनको हटा देती है। उसके बाद 2014 से 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ उनके विश्वास के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनाई है और आगे बनाती रहेगी। प्रयागराज में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण की सूचना मिली या शिकायत कुछ कार्यकर्ताओं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता? मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, प्रयागराज में एग्रीकल्चर और CRC यूनिवर्सिटी है जिसका कुलपति RB लाल है। मैं बताना चाहता हूं आज से करीब 2013 में इशू दरबार, क्योंकि ये लोग धर्मांतरण का, हिंदू ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों का धर्मांतरण कन्वर्जन करने का काम ये लोग करते हैं, तो इशू दरबार के सामने आज से 2013-2014 में मैंने एक हनुमान जी की प्रतिमा रखी थी और ये प्रतिमा रखने के बाद हनुमान जी के सामने खड़े होकर प्रण भी किया था कि जब तक ये धर्मांतरण खत्म नहीं होगा तब तक, या जब तक डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी धरातल पे जिंदा है, हर मंगलवार को शाम 4 बजे सुंदरकांड होगा। आपको बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 1 साल के शिवरात्रि पे वहां पहुंच के अपनी धर्मांतरण पे बात भी रख चुके हैं और मैं कह सकता हूं कि 775 हब से बड़े बड़े वहां सुंदरकांड के पाठ हो चुके हैं और 30 से 40 बड़े बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं और एक कार्यक्रम में वहां पे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित होकर धर्मांतरण की बात रख चुके हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, ऐसा कोई गलत कृत्य जो ना होता हो वो वहां होता है और इसके लिए वहां पे हम लोगों ने पाबंदी लगाने का कार्य किया। 27 में आप
2027 में विधानसभा चुनाव होने वाली है। बीजेपी किन किन मुद्दों पे ये चुनाव में जाने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार, मैं बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार अपने किए गए कार्य यानी विकास पे, स्वास्थ्य, जनता में किए गए स्वास्थ्य व्यवस्था पे और सुरक्षा पे, इन 3 मुद्दों पे जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाएगी। अभी यूजीसी जब शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आती है जी तो अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है जी उसमें यूजीसी के द्वारा एक नियमावली लाई थी। जी इसमें गंभीर सवाल उठाया गया कि स्वर्ण को ना देखी की गई एक तरफा नियम लाया गया, जिससे स्वर्ण समाज के बीच में असंतोष पैदा हुआ। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, यूजीसी तो सरकार या जो भी जिसके द्वारा भी आया है, तो मैं कह सकता हूं कि उन लोगों ने ये सोचा कि समाज एकत्रित होगा, लेकिन यहां पे मैं अपनी पर्सनल बात रखता हूं कि यूजीसी से जो एससी एसटी ओबीसी के जो छात्र हैं वो सामान्य छात्रों से दूरी बना लेंगे, या तो एससी एसटी ओबीसी और से छात्रों से सामान्य वर्ग के लोग दूरी बना लेंगे। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा पर्सनल लेवल पे कि इस पे पुनः विचार किया जाए। और आपको मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि चाहे एससी एसटी हो, XYZ हो, बिना किसी जांच के ये किसी पे लागू नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि 2027 का जो चुनाव है जिस पे आप कह रहे हैं विकास, सुरक्षा और स्वास्थ्य पे, लेकिन धर्म और जाति जैसे मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं? तो मैंने तो कहा ना कि जहां सनातन की बात होती है, जहां समाज एक दूसरे समाज की बात होती है, वहां ध्रुवीकरण होता है। मैंने इस पे अभी बोला है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि धर्म और समाज खुद का जो परिचय होता है कहीं न कहीं विकास के आड़े आ जाता है, विकास पे हावी हो जाता है। लेकिन जनता वो पहले की जनता नहीं है। पहले की जनता ये बात नहीं समझती थी। आज की जनता, उनको स्वास्थ्य अच्छा मिल रहा है, उनको सुरक्षा अच्छा मिल रहा है, उनको विकास अच्छा मिल रहा है, तो वो विकास और सुरक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे।